कोई गोली, तू खुद है तेरी फौज पूरी टोली, हाथों को जकड़ लेने दे, सूरज पकड़ लेने दे, आज पट्टे चक लेने दे। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन एक तरफ एक अकेला आदमी है, कौन है? और दूसरी तरफ कौन है? अखिलेश यादव। दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है, प्रधानमंत्री इशारे में कहते हैं, लेकिन हम और आप सभी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? तुम ही बोलो इसको। 2 लड़कों की जोड़ी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं सबको बता दूं, शोले पिक्चर याद है कि नहीं याद है सबको? जय वीरू की जोड़ी थी और गब्बर को भगाने आए हैं, भगा के जाएंगे। ठीक है, जरा इधर भी सुन लेते हैं। हाँ जी, ये 2 लड़कों की जोड़ी नहीं है, बंटी बबली है, नई पिक्चर अलॉट हुई है अभी, नई पिक्चर आ गई है जी। ये पप्पू यहाँ पर जो आए हैं, लेकिन जो यहाँ पर सोचना चाहिए कि बेचारे कहाँ से मारे गए और यहाँ पर कैसे आ गए, उनको सोचना चाहिए। अब तो आए हैं, अब आप लोग उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये मूर्खों के साथ थोड़ा ना रह जाता। अरे मूर्खों की टोली है, 26 दलों की टोली है, मूर्खों की टोली है। हाँ, पप्पू और टोटी चोर की टोली है ये जी। हाँ जी, मैं इतना बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को शाम को जब परिणाम आएंगे, चल रही है मोदी की आंधी, उड़ जाएगा ये विरासतदार आखिरी गांधी। तो गांधी देखिए, राहुल गांधी एक तरफ है, समाजवादी पार्टी का साथ है। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इधर कह रहे हैं सब कि जय सियाराम हो रहा है, रामलला की लहर चल रही है और मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ कौन है? धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। आप धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, धर्म का नशा, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है, ये नशा अब नहीं चलेगा। हाँ, अब विकास देखिए, रायबरेली के विकास देखिए, रायबरेली में क्या किया है। 10 साल इन्होंने लूटा है, डकैती डाल दी, 1300 बेड का था एम्स, उसको 650 ले गए। तो 60 साल में आप लोगों को क्या मिला कांग्रेस के राज में? सुनिए ना, आपकी उम्र कितनी है? हमारी क्या है आपकी? हमारी उम्र से क्या फर्क पड़ता? बताएंगे ना आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी कोई भी उम्र हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता? फायदा पड़ेगा, इसलिए कि 77 में यहाँ जो है सीवर लाइन पड़ गई और गली गली में नहीं पड़ी। लखनऊ में अभी आप देखे 50 साल हो गए हैं, अभी तक फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर नहीं पड़ी है। 1 मिनट, जमानत बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। को हम बता देते हैं 60 साल में उन्होंने विकास क्या किया। 5 साल तो जीतने के बाद सोनिया गांधी जी सर्टिफिकेट लेने यहाँ आए। पूरे भारत में इतना बड़ा जनादेश का अपमान रायबरेली में हुआ। इनको विकास गिनाते 2014 पहले भवानी पेपर मिल यहाँ बंद हो गई, राहुल पेपर मिल यहाँ बंद हो गई, सीना टेक्सटाइल मिल यहाँ बंद। ये 2014 पहले है। इनकी सुप्रीम पावर, मनमोहन को प्रधानमंत्री बनाने वाले और जिनके लड़के ने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ा, ऐसे सुप्रीम पावर गांधी परिवार में इस रायबरेली को भावना। चलिए ठीक है, एक बार जरा मंच पर चलता हूं और अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, तीनों ही दल से नेता आ चुके हैं मंच पर। आरबी सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं और रायबरेली में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर संशय है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अपनी जीत हार से बौखलाए हैं, तो हमारा इसमें यही कहना है कि गांधी तब भी भारी था, गांधी अब भी भारी है और बच्चा बच्चा बोल रहा है, अब राहुल की बारी है। पीएम की तैयारी है, अब राहुल की बारी है। आरबी सिंह जी माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। हाँ, दिनेश रायबरेली का चिराग है और चिराग आंधियों ने जिसे पाला हो उसे छोटे मोटे हवा के झोंके क्या बिगाड़ सकते हैं। अब की रायबरेली में कमल खिलने जा रहा है और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी का डंका तो पूरे विश्व में बज रहा है मित्रों। आज विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री उनका पैर छूकर के आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं
कि हिंदुस्तान का आशीर्वाद हमको भी चाहिए, मोदी का आशीर्वाद हमको भी चाहिए। आज ये मोदी का हालत है। और मैं बताऊं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ 17 बार कांग्रेस जीती है। ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। दादा दादी माता सब यहीं से लड़े हैं, तो राहुल गांधी इतनी आसानी से हार जाएंगे? ऐसा है, मैं राहुल जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। कैसे हार जाएंगे, थोड़ा समझाइए। डूबने वाले समंदर को दोष देते हैं और हर अंधेरे में मुकद्दर को दोष देते हैं। संभल के पांव तो जमीन पे रखते नहीं है और धरती पे ठोकर खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। राहुल जी अब की वायनाड के साथ धोखा करेंगे कि रायबरेली के साथ धोखा करेंगे? पहले राहुल आकर के बताएं यहाँ पर एक चीज। दीपक भाई, आप एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार जो रायबरेली के हैं, उनके साथ खड़े हैं जिनके लिए ये पता ही नहीं कि अपने संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ वो रहेंगे कि चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ अकेला मोदी है और दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है जो प्रधानमंत्री इशारा करते हैं। देखिए विद्या जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे, चिराग कह रहे थे, जिसका चिराग जो है 2019 में भी लड़े थे, अपना चिराग लौलहा रहा था इनका, लेकिन यहाँ की देवतुल जनता ने उनका चिराग को बुझाने का काम किया था। उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा तेल उसमें डाल करके कुछ दिन के लिए उनके चिराग को जलाया है। और अब की बार जो आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जो देश को बचाने का चुनाव है, जो संविधान को बचाने का चुनाव है, जो आरक्षण को बचाने का चुनाव है, अब की बार इनका जो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में हारे थे, 5 साल वहीं रहना चाहिए था और वहीं जाकर फिर चुनाव जीतना चाहिए था? देखिए अमेठी में हार गए तो रायबरेली आ गए। देखिए अमेठी, ये बड़े नेता जो होते हैं, मेरी बात सुनिए दीपक भाई, एक बात सुनिए मेरी। बड़ा नेता कौन होता है? जो किसी भी सीट से लड़ जाए और जीत जाए, जो गुजरात से और बनारस में लड़के जीत जाए। विद्या जी, ऐसा होता है ना बड़ा नेता। तो विद्या जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा या छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में आने के बाद, चुनाव अनाउंस होने के बाद, कोई प्रत्याशी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये यहाँ जो देवतुल्य जनता खड़ी है, ये जिताती है, सर माथे चढ़ाती है। और जब उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते प्रत्याशी, ये सांसद, तो यही जो है, हो सकता है कि वहां पर अमेठी में जनता की उम्मीदों पे खड़े ना उतरे हो 2019 के चुनाव में। सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा है। मेरी बात है, राहुल गांधी आज की तारीख में जो केएल शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, जो निरंतर मैं समझता हूँ 85 से लगातार अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द में रहे। और आप देख ले केएल शर्मा जी में राहुल गांधी कब रहे? भाई साहब, मैं सबके पास आऊंगा। देखिए, भाजपा की 10 साल सरकार थी, अब प्रदेश में भी, लेकिन रायबरेली में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार है, 2 कॉलेज के नाम बता दीजिए, 2 बड़ी फैक्ट्रियां बता दीजिए। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए जो रायबरेली में युवाओं को रोजगार मिला हो। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, विकास की बात उन्होंने की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लेकिन रायबरेली के लिए उन्होंने 2 कॉलेज क्या बड़े बनवाए? ठीक है, अब इधर एक सवाल का जवाब आप दीजिए राजेश भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने परदादा का सरनेम स्वीकार नहीं किया, उनको जनता क्या स्वीकार करेगी? उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि भले ही कि 10 साल से आपने यहाँ पर क्या किया। भले ही सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन जवाबदेही तो आपकी बनती है। बताता हूँ, ये तो हिंदू धर्म वाले लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो जाती है और अगर द्विवेदी की बेटी मिश्रा के घर में चली जाती तो मिश्रा का सरनेम लगता है, शादी पर सरनेम बदल जाता है। सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदला हुआ है, सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदल चुका है। आप लोग इस बात की बात करते हो, फिरोज गांधी वही है जो स्मृति ईरानी है, वो भी है, सरनेम बदल जाता है बहन बेटियों का। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। 1 सेकंड, हो गया, रुक जाओ। हाँ, 2014 में जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया रेलवे लाइन का। जरा सुन लीजिए, विद्युतीकरण किया गया 3 साल के अंदर, और डबलीकरण किया गया जो सोनिया 10 साल से कर रही थी, 10 साल सरकार थी नहीं कर पाई थी। और सुनिए, सोनिया 4 चुनाव जीती थी केवल ईटा रख करके। एम्स मोदी ने चलवाया, रेल कोच मोदी ने चलवाया, फिर कारखाना मोदी ने चलवाया, केवल ईटा रख करके 4 चुनाव जीता है मित्र, केवल ईटा। 1 सेकंड रुकिए, दीपक जी जवाब देना चाहते। दीपक जी, देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं
और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं विद्या जी कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में 2022 के मेरे मैनिफेस्टो में था 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है कि नहीं है? देखिए इतनी जोर से इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन आप लोगों का है। इंडिया बोलने में इतनी नफरत क्यों हो रही है? अच्छा, इंडिया गठबंधन, नफरत क्यों? इंडिया हमारा देश है, हार जाए तो बाद में कैसे कहेंगे कि इंडिया हार गया, इसलिए इंडी कहते हैं। इंडिया खैर सुनिए मेरी बात, इंडिया कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी घोषणा पत्र, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, दीपक भाई, एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड, कि आप लोगों का जो गठबंधन है, सब ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। तो मान लीजिए कि आप लोगों की सरकार आ जाती है तो इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि सब लड़ेंगे कि हमारी घोषणा जो हमने जारी किया था उसको लागू करना है, उस योजना को, तो चलेगी सरकार कैसे? विद्या जी वो हमारी जिम्मेदारी है, और सभी प्रधानमंत्री की लाइन में है। और हमारे पुराने घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जो कहा है वो क्या है। ये अपना घोषणा पत्र याद कर लें, इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ है 60 लाख बेरोजगारों के साथ, वहाँ हमारी बहन बेटियां नौजवान खड़े हुए, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। 60 लाख नौजवानों का भविष्य जल्दी से जवाब। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है इस समय।